नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और हमारे साथ हैं झारखंड के सीनियर जर्नलिस्ट आनंद कुमार। आनंद कुमार को कई अखबारों की संपादकीय का अनुभव है और झारखंड की नस नस से वाकिफ हैं, खासकर राजनीतिक नस से। ये नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा सब जानते हैं। झारखंड के सारे नेताओं की कुंडली इनके पास है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि झारखंड में क्या होगा। आनंद जी, मेरा पहला जी सवाल जी कि हेमंत सोरेन ने खजाना खोल दिया है, तमाम बिल्कुल। तरह की योजनाएं और रिवार्ड घोषित कर रहे हैं रोज। इसका जी क्या असर होगा चुनाव पर? क्या जनता इन रिवार्ड्स के झांसे में आएगी? बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और झारखंड की जनता जिस हाल में है, तो उसको कम से कम जो एक मैया योजना के नाम पर 1000 रुपए की जो स्कीम है, ये अभी अच्छी चल रही है और भाजपा को इससे काफ़ी परेशानी भी अनुभव हो रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने अभी घोषणा की कि वो भी इसके जवाब में एक योजना लाएगी जिसका नाम होगा गोगो दीदी योजना। ये जो लाडली योजना चला रही है भाजपा महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, उसी की तर्ज पर झारखंड में योजना लॉन्च होगी और 2100 रुपए दिए जाएँगे। तो कहीं न कहीं भाजपा को लग रहा है कि ये योजना उसके लिए खतरा हो सकती है, चुनावी संभावनाओं के लिहाज से। तो भाजपा जब कॉम्पिटिशन में उतर आई है, इसका मतलब ये योजना सफल है और इसका लाभ भी मिल रहा है। और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा जो ये योजना है उसको लेकर निकली हैं और जिस तरह से भीड़ उनकी सभाओं में आ रही है, महिलाओं की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है और जिस तरह से लोग उनको सुनने के लिए जमा हो रहे हैं और जिस अंदाज में कल्पना सोरेन गाड़ी की छत पर बैठकर और गाड़ी के बोनेट पर बैठकर लोगों को संबोधित कर रही हैं, तो वो सारा माहौल बता रहा है कि ये मामला थोड़ा जेएमएम के पक्ष में तो है अभी। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जी, पिछले चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में ऐसी ही योजना मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार लेकर आए थे और चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि जी, बहुत कड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन रिजल्ट आया तो लगभग एक तरफा जी। हो गया और निष्कर्ष यह निकला कि माताओं और बहनों ने शिवराज सिंह को आंचल भर भर कर दुआएं दे दी। तो क्या वैसा ही माहौल है कि जी, महिला वोटर एक तरफा जेएमएम के साथ हो जाएंगी? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया आपको बिल्कुल वैसा लग रहा है और इसी नब्ज़ को टटोलने के लिए हेमंत सोरेन की पत्नी जो कि विधायक भी हैं, वो निकली है सम्मान यात्रा पर, मैया सम्मान जो योजना है और मैया सम्मान यात्रा पर वो निकली हैं। मैया का अर्थ आप जानते ही हैं झारखंड में क्या होता है, बालिका बच्ची के लिए मैया का ही उपयोग किया जाता है। तो उस यात्रा में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, वो जिस तरह से यात्रा सफल हो रही है, रात-रात में 10 बजे, 11 बजे तक लोग जुट रहे हैं, तो कहीं न कहीं योजना सफल है बिल्कुल और इसमें संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि भाजपा अगर तुरंत ये घोषणा कर रही है कि मैं हम लोग इसके मुकाबले के लिए एक स्कीम लेकर आएँगे और इससे ज़्यादा पैसे देंगे, तो कहीं न कहीं भाजपा को तो खतरा इसमें महसूस हो ही रहा है। नहीं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि एक जब आप कोई फायदे की योजना लेकर आते हैं कि भाई हर महीने 1000-1200 रुपए बैंक अकाउंट में आ जा रहा है, तो ऐसी जी। योजनाओं का असर तो होगा ही। लेकिन सवाल है कि कितना असर होगा? क्या जेएमएम की आंधी चल जाएगी? ये समझना चाह रहा हूं, असर कितना? देखिए जनजातीय इलाकों में तो जेवीएम का प्रभाव पहले से ही है ज़्यादा। लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि 5 सीटें थी जो आदिवासियों के लिए रिज़र्व सीटें थी, पाँचों पर इंडिया अलायंस के लोग जीत गए। तो आदिवासी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को उतनी दिक्कत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि आदिवासी सीटें जीते बिना सत्ता तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल होगा और सिर्फ ये एक योजना के ज़रिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं पहुंचेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस मामले में। जैसे चंपई सोरेन को लेकर भाजपा आई, इसका एक उल्टा असर ये देखने को मिल रहा है कि मैं कल परसों कोल्हान के गाँवों में घूम रहा था। तो वहाँ चंपई सोरेन के भाजपा में जाने की प्रतिक्रिया बिल्कुल उल्टी है। उन लोगों को लग रहा है कि उन्होंने जेएमएम के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। खुद चंपई के सोरेन के गाँव में गया था और वहाँ मैंने पूछा लोगों से कि भाई चंपई सोरेन भाजपा में चले गए तो आप खुश हैं या आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हमारे दादा हैं,
चले गए तो हम उनके साथ हैं, लेकिन भाजपा में गए तो हमें अच्छा नहीं लगा। तो आदिवासी समाज को जिस तरह से अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने चंपई सोरेन को शामिल कराया था, वो भी फलीभूत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा फैक्टर हेमंत सोरेन को जेल भेजने का था, वो भी अंडर करंट है और ये भाजपा के नेता भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना उनकी बड़ी गलती थी। तो कहीं न कहीं माहौल अभी भी है, भाजपा जो है वो उस जूते को चमकाने की कोशिश कर रही है जिसका तला या सोल कह सकते हैं वो बिल्कुल उसमें छेद हो गए, वो घिस चुका है। तो आप ऊपर से जितने भी पॉलिश करें, भाजपा की नाव में छेद है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसानी से इसको भरा जा सकेगा। फिर मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ। मैया जी, सम्मान योजना का असर होगा, ये आप मान रहे हैं। बिल्कुल। कितना असर होगा इसके लिए चुनाव परिणाम का इंतजार करते हैं। दूसरा जी, सवाल, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव कम हुआ है। पहले जहां जाते थे तो एकदम से जन सैलाब उमड़ता था, जन ज्वार उमड़ता था और माहौल करीब करीब एक तरफा हो जाता था। कल नरेंद्र बिल्कुल। मोदी हजारीबाग में थे, तो इनके जाने के बाद बीजेपी को कितनी ताकत मिली है? देखिए, 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री 2 बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं। 15 सितंबर को उन्होंने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर से की थी। यहाँ भी जिस तरह की भीड़ थी और कल हजारीबाग में भी जिस तरह की भीड़ थी, वो भीड़ अपने आप में एक अनुमान बता देती है कि चुनाव का रिजल्ट क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव के समय भी आए थे और जितनी जनजातीय सीटों पर उनकी सभाएं हुई, वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो उनका जादू तो ज़रूर कम हो गया है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम आप भी काफ़ी पुराने पत्रकार हैं, देश भर में आप संपादक रहे हैं। आपने देखा कि एक समय था जब नरेंद्र मोदी को देखने-सुनने के लिए लोग टिकट लेकर जाया करते थे, बसों का, ट्रेनों का टिकट कटाते थे, उनकी सभाओं में जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि उनकी मन की बात जो है वो बूथों पर सुनने के लिए प्रति बूथ ₹1000 दिए जा रहे हैं। तो जहाँ लोग टिकट कटाकर देखने जाते थे बस ट्रेनों का, आज उस भाजपा कार्यकर्ता को बूथ पर बैठाकर मन की बात सुनाने के लिए ₹1000 दिए जा रहे हैं। तो देवतुल्य कार्यकर्ता भाजपा का आज दिहाड़ी मज़दूर बना बैठा है। तो आप स अनुमान लगा सकते हैं कि लोकप्रियता का क्या आलम है। आनंद जी, तीसरा सवाल है मेरा। जी, झारखंड में पानी की बुरी व्यवस्था है, 7-7 दिन शहरों में पानी नहीं आता है। जी, बिजली की वही हालत है, गर्मी के दिनों में लोग त्राहिमाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में पानी, बिजली, इन बातों की कोई जिक्र नहीं कर रही है। उनकी जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल है, घुसपैठ घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी जी, चेंज होना। तो ऐसा जी। क्यों है और इसका कितना असर होगा चुनाव पर? देखिए, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आप जैसे बताया 2 मुद्दे उन्होंने पकड़ के रखे हैं। एक तीसरा मुद्दा भी पकड़ के रखा है, वो रोज़गार का मुद्दा है क्योंकि झारखंड में नौकरियों की हालत भी बहुत खराब है और हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादे किए थे, उसको पूरा नहीं कर पाई है। परीक्षाओं में नियुक्ति परीक्षाओं में धांधली होती रही, सेटिंग की शिकायतें आती रहीं, पेपर लीक की घटनाएँ होती रहीं। तो अब जो युवा आक्रोशित थे उसको भुनाने की कोशिश में भी भारतीय जनता पार्टी लग गई है और कल तो प्रधानमंत्री ने सभा स्थल पर उन युवाओं से भेंट की जो आंदोलन कर रहे हैं। उनके मुद्दों को उन्होंने बाकायदा भाषण में भी उठाया। तो भारतीय जनता पार्टी अब जो मूलभूत बुनियादी मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, उनको छोड़कर अब सतही मुद्दों को और उन मुद्दों को जिससे उसे तत्काल लोकप्रियता मिल सके, उनके पीछे जा रही है। और डेमोग्राफी का और घुसपैठ का मुद्दा ये है, लेकिन ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। इस राज्य में सबसे ज़्यादा शासन भाजपा ने ही किया है और डेमोग्राफी सिर्फ एक ही जगह की नहीं बदली है और सिर्फ आदिवासियों को इससे नुकसान नहीं हो रहा है। समाज के सभी वर्गों को जो संथाल परगना में या दूसरी जगहों पर घुसपैठ से प्रभावित है, वहाँ भी हो रहा है। और ये घुसपैठ देख रहे हैं आप कि उत्तराखंड तक पहुँच गई, हिमाचल तक पहुँच गई और वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हुई। तो ये मुद्दा सिर्फ आदिवासियों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये समाज के सभी वर्गों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे का संथाल परगना में बहुत ज़्यादा असर नहीं है। तो इसका कोई लाभ लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और संथाल परगना की सीटें हार गए थे, सिर्फ गोड्डा की सीट वो जीत पाए थे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका कोई असर होने जा रहा है, लेकिन भाजपा पता नहीं क्यों इस मुद्दे पर अड़ी हुई है, उसको लगता है कि ये मुद्दा काम कर जाएगा।
तो देखते हैं चुनाव में क्या होता है। इसको थोड़ा और विस्तार देते हैं। जी झारखंड पांच इलाकों में बटा हुआ है। जो उत्तरी जी छोटानागपुर के मुद्दे हैं वे दक्षिणी छोटानागपुर में नहीं है, या उसका महत्व कम जी है। संथाल का मामला अलग है, कोल्हान का मामला जी अलग है, और पलामू का मामला अलग है। और ये जो बिल्कुल। घुसपैठ का मुद्दा है, ये मुख्यतः संथाल परगना के लिए है, या जी पांचों इलाकों के लिए है। नहीं, ये संथाल परगना की ही बात वो लोग भी कर रहे हैं। और संथाल परगना में कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 9 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और 9 सीटें अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं। वहां चूंकि कुछ सीटों पर मुस्लिम मतदाता तय कर, जैसे अभी आप देखेंगे कि पाकुड़ पर आलमगीर आलम विधायक है कांग्रेस के। इसके अलावा हफीजुल हसन जो मधुपुर से विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो मुस्लिम हैं। और जामताड़ा से इरफान अंसारी मुस्लिम है। ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम विधायक हैं। तो किसी न किसी बहाने से भाजपा एक तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, ताकि पोलराइजेशन हो इसी नाम पर। और कम से कम जो 3 सीटें जहां पर अभी अल्पसंख्यक विधायक हैं, वहां कम से कम भाजपा को लाभ मिल सके, क्योंकि आदिवासी सीटों पर भाजपा को इसका कोई लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। दो सवाल मैं आपसे और समझना चाहूंगा। एक तो ये जी रघुवर दास का क्या मामला है? वे राज्यपाल हैं, बैठे हैं राजभवन में। कहा जा रहा है कि उनको चुनाव लड़ने की बड़ी इच्छा है, वो फिर से लौटना चाहते हैं चुनावी राजनीति में, और उनके निशाने पर पूर्वी जमशेदपुर है। आखिर उनका क्या लक्ष्य क्या है कि राजभवन छोड़ के एमएलए बनना चाहते हैं? देखिए, एक तो उनको जबरिया सेवानिवृत्ति दे दी गई। वो तो बेचारे अच्छे खासे चुनाव हार के थे और भाजपा ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन चूंकि भाजपा को उनकी वजह से नुकसान ये हुआ कि आदिवासी उनकी कुछ नीतियों के खिलाफ हो गए, जैसे धर्मांतरण का बिल लाना हुआ, या सीएनटी एसपीटी एक्ट जो यहाँ छोटा नागपुर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, इसमें उन्होंने संशोधन का प्रयास किया था। इसके अलावा खूंटी के इलाके में जो वहाँ पत्थलगड़ी को लेकर आंदोलन चलता था। पत्थलगड़ी एक ऐसा चीज है कि मुंडा गांव में सीमांकन के लिए पत्थलगड़ी का उपयोग होता है। वहां ग्राम प्रधान का नाम, बाकी सारी डिटेल्स लिखी होती है। उसको लेकर सरकार ने शायद उस पर कुछ रोक लगाने का प्रयास किया था। उस पर लंबा आंदोलन हो गया, पुलिस फायरिंग वगैरह हुई। इन सब बातों को लेकर आदिवासी बीजेपी से नाराज हुए और झारखंड में 28 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। सिर्फ भाजपा 2 सीटें जीत पाई। और कहीं ना कहीं भाजपा को यह लगा कि अगर रघुवर दास यहाँ रहेंगे तो चुनाव में इसका खामियाजा होगा, क्योंकि आदिवासी सीटों पर मुद्दा बन सकते हैं। तो उनको भेज दिया गया राज्यपाल बनाकर। कुछ और सारी बातें थी। कुछ ऐसे भी भाजपा को यह भी लग रहा था कि अगर हम हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टारगेट कर रहे हैं, उनके पीछे ईडी लगी हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रघुवर दास चूंकि इसके पहले मुख्यमंत्री थे, तो हेमंत सोरेन प्रतिशोध के लिए उन पर कोई चार्ज, बहुत सारे चार्ज तो उन पर भी चल रहे थे, आरोप काफी हैं। तो उन आरोपों के में कहीं अगर रघुवर दास पर कोई कार्रवाई हो जाती तो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था बीजेपी का, वो डाइल्यूट हो जाता। तो इन 2 कारणों से उनको राज्यपाल बना दिया गया। लेकिन चूंकि जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार विधायक रहे हैं और जमशेदपुर पूर्वी से उनको उनके सबसे कट्टर प्रबल दुश्मन सरयू राय ने हरा दिया था। और तब रघुवर दास ने एक बात कही थी कि मैं आऊंगा और इनको हराऊंगा, लेकिन वे आ नहीं पाए क्योंकि राज्यपाल बना दिए गए। तो उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी जो निजी दुश्मनी निकालने की जो हसरत है, वो रह रहकर उबाल मारती है। और इस चुनाव में भी उन्होंने काफी प्रयास किए। यहाँ से जो जनशुमारी रायशुमारी हो रही थी उम्मीदवारों के लिए, यहाँ से उन्होंने नाम भिजवाए अपने लोगों का। दिल्ली जाकर कोशिश की, कहीं बात बनी नहीं। और यही बात नहीं बनी, साथ में ये भी उनको संदेश दे दिया गया कि आपको तो नहीं मिलेगा, आपके परिवार के भी किसी सदस्य को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन रघुवर दास इस बीच काफी कोशिश करते रहे। जब सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने फिर धनबाद के एक सांसद को भेजा, डुल्लू महतो को, जो उनके खेमे के व्यक्ति हैं। और डुल्लू महतो को रघुवर दास ने ही टिकट दिलाया था धनबाद से। वो एक अलग कहानी है, क्योंकि सरयू राय उस समय प्रयास कर रहे थे भाजपा में वापस आने का, और ये तय हो गया था कि सरयू राय भाजपा में लौटेंगे और धनबाद से उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा। लेकिन रघुवर दास ने उस पर पानी फेर दिया, डुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया। फिर रघुवर दास ने डुल्लू महतो का आपराधिक इतिहास लोगों के सामने रखा कि उन पर 49 मुकदमे दर्ज है, 2-3 मामलों में उनको सजा हुई है 1 साल से लेकर 6 महीने साल भर तक की। तो डुल्लू महतो के बहाने फिर रघुवर दास ने इस बार, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ, आ रही आपकी आवाज। हाँ, तो फिर रघुवर दास ने ढुल्लू महतो को जमशेदपुर भेजा 2 दिन पहले, और ढुल्लू महतो ने तमाम तरह के निजी आरोप लगाए, मीडिया में भी आ गए, उनको दोहराने की जरूरत नहीं। तो ये अब कोई पॉलिटिकल बैटल नहीं रह गया, ये बिल्कुल एक निजी रिवेंज वाली स्थिति यहाँ पर हो गई है। और अब ये देखना होगा कि अब सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी से लड़ाया जाता है या उनको जमशेदपुर पश्चिम होगा, कि अगर सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से लड़ते हैं और तो रघुवर दास क्या के रघुवर दास का खेमे का चैप्टर क्लोज क्या हो रुख है? गया? अब उनके आने की, लौटने की कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल, रघुवर दास के लौटने की कोई संभावना नहीं है, 0% संभावना है। और लेकिन ये है कि अगर सरयू राय वहां से लड़ते हैं, एनडीए के फोल्डर में भी कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है आनंद जी, तो आज की बातचीत यहीं तक रखते हैं, फिर बात। तो ये थे झारखंड के सीनियर जर्नलिस्ट आनंद कुमार। झारखंड में चुनाव है, इसी साल चुनाव है, और हम बात करते रहेंगे झारखंड के जर्नलिस्टों से, झारखंड के नेताओं से और आम जनता से भी। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।